दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार पुनः हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी भाषा विज्ञान एवं काव्य शास्त्र से संबंधित जो है आज हम तीसरा भाग लेकर आ रहे हैं, जो इस प्रकार है कि अवधि के उदय का स्रोत है तो अर्धमागधी। लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती है? तो हरदोई में अवधि नहीं बोली जाती है। अवधि का एक अन्य नाम यह भी है कोसली। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में निम्नलिखित में से किस शैली का उल्लेख है? तो कोसली। कूले वाला कथा में कोसली का उल्लेख किस रूप में हुआ है? तो देशी भाषा में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन अवधि का रूप मिलता है? तो प्राकृतिक पैगलम। कौशाम्बी जनपद में बोली है अवधि। उत्तर प्रदेश में रायबरेली और उन्नाव के मध्य क्षेत्र में बेहद बोली को कहते हैं तो बैसवाड़ी। अवधि के विकास में 1400 से 1700 तक के समय को कहते हैं तो मध्य काल। निम्नलिखित में से किस जिले में अवधि नहीं बोली जाती है? तो बलिया। अवधि का शब्द नहीं है किया। निम्नलिखित में से एक शब्द अवधि का है तो अचरज। निम्नलिखित में से कौन सा रूप अवधि का नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है। लरिका, लरिकवा और लरिकौना है ना, इसमें से कोई अवधि का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधि का है? तो सियार अवधि का है, सियार। निम्न में से कौन सा शब्द अवधि का नहीं है? तो किधर। ऐसे निम्नलिखित में से किस बोली में मौसा के लिए मौसिया बोला जाता है? तो अवधि में। अवधि का प्रथम ग्रंथ है तो है लोरकहा। अवधि का प्रथम ग्रंथ है। अवधि का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो आइए देखते हैं। डी। अवधि का प्रथम ग्रंथ है तो लोरकहा। अवधि ग्रंथ अवध विलास किसकी रचना है? तो लालदास की। हिंदू कवियों में प्रेमाख्यान काव्यों की अवधि है पश्चिमी परंपरा से संपृक्त। यहाँ के लिए हिया शब्द का प्रयोग किस बोली में होता है? अवधि। वहाँ के लिए हुआ शब्द किस बोली में प्रयुक्त होता है? तो अवधि। लोरकहा या चंदायन में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है तो दोहा और चौपाई। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधि। जायसी के पूर्ववर्ती दो प्रसिद्ध सूफी कवियों के नाम हैं तो जन कवि और नासिर। निम्नलिखित में से कौन सी कृत जायसी की अक्षय कृति का आधार कही गई है? तो पद्मावत। क्या कही गई है? तो है पद्मावत। ठीक है। निष्ठ है सूफी काव्य पद्धति का 29 क्वेश्चन है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यूसुफ जुलेखा। निम्नलिखित में से किस काव्य ग्रंथ की भाषा विशुद्ध अवधि है तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग नगढ़ है? तो पद्मावत। निम्नलिखित अवधि शब्दों में कौन सा शब्द भविष्यत काल का है? तो चलब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो भय। अवधि का उदय किससे हुआ है? तो मध्यदेशी अवहट्ट। विश्व साहित्य में रोमांस काव्य की धारा किसे कहा जाता है? तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को, है ना। राम काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख भाषा है अवधि। अवधि बोली को गांव की भाषा किसने कहा है? तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास की निम्नलिखित में कौन सी रचना अवधि में है? तो वरवै रामायण। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृत अवधि नहीं है? तो कृष्ण गीतावली सही अनुक्रम है। रामचरितमानस, रामलला नाचू, वैराग संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्न। फिर नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन। अध्यात्म रामायण माधवदास। अध्यात्म रामायण निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो माधवदास की। अवधि में निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि नहीं है? तो अड़ा नहीं है। अवधि में संवाद शैली का सफल ग्रंथ कौन सा है? तो हनुमान नाटक। आल्हा खंड जगनिक की भाषा है अवधि। रहीम की काव्य भाषा है अवधि। अवधि काव्य किशलायन किसकी रचना है? तो द्वारिका प्रसाद मिश्र।
द्वारिका प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश किस रूप में हुआ। पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? तो सरसेनी। ब्रजभाषा का उदय निम्नलिखित में से किससे हुआ? तो सरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती काल से। आरंभिक ब्रजभाषा के कितने रूप मिलते हैं? 2। ब्रजभाषा का एक अन्य नाम भी है तो पिंगल। भुक्ता क्या है? ब्रजभाषा की एक उपबोली। ब्रजभाषा का उदय काल है तो 1000 ईस्वी के आसपास। ब्रजबुली निम्नलिखित में से क्या है? बांग्ला का एक कृत्रिम रूप। ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ईश्वर चंद्रगुप्त ने। ब्रजभाषा निम्नलिखित में से कहाँ नहीं बोली जाती है? तो सीतापुर में, गुड़गांव में नहीं बोली जाती। सीतापुर में तो बोली जाती है, तो गुरुग्राम में नहीं बोली जाती ब्रजभाषा। ब्रजभाषा निम्नलिखित में से कहाँ नहीं बोली जाती? तो सीतापुर में नहीं बोली जाती है ना। पृथ्वीराज राठौर की भाषा को ब्रजभाषा किसने घोषित किया है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। 13 क्वेश्चन। ब्रजभाषा के विकास को कितने समयों में विभक्त किया गया है? तो 3 समयों में। केंद्रीय ब्रजभाषा का केंद्र है तो अलीगढ़, आगरा, मथुरा। राधा माधव विलास किसकी रचना है? तो जयराम की। स्वाति तिरुनाल नाम से ब्रज भाषा का रचनाकार कौन है? तो राम वर्मा। निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा पर कन्नौजी का प्रभाव है? तो बरेली। जोग सोई जाड़ी जगते रहे उदास और तत् निरंजन पाइये कहे मच्छंदरनाथ। ब्रजभाषा में निरंतर और स्वतंत्र साहित्य कब से मिलने लगता है? तो 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। सूर्य पूर्व युग का सबसे पुराना ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रद्युम्न चरित्र। हरिश्चंद्र पुराण किसकी रचना है? जाखू मड़ियार। सूर्य पूर्व युग के सर्वश्रेष्ठ कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो विष्णुदास। निम्नलिखित में से कौन सी कृति विष्णुदास की नहीं है? जानकी मंगल। स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? विष्णुदास। दामों कवि की रचना है लखम सेन पद्मावती कथा। दामों कवि की भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। सही सुमेलित कीजिए। प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल। स्वर्गरोहण विष्णुदास। मधुमालती कथा चतुर्भुज दास। चिताई वार्ता नारायण दास। गुरु अर्जुन देव की भाषा है पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। निम्नलिखित में से किसकी ब्रजभाषा पर मराठी का प्रभाव है? नामदेव। ब्रजभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो री। ब्रजभाषा का पूर्वी रूप है कन्नौजी। ब्रजभाषा काव्यकला के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो लखपति सिंह। ब्रजभाषा को उत्कर्ष पर पहुँचाने का श्रेय है तो सूरदास को। निम्नलिखित में से किसके काव्य में ब्रजभाषा का समूचा सौंदर्य, वैभव और माधुर्य और ऐश्वर्य देखने योग्य है? तो सूरदास। सुर साहित्य के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। विनय के पद सरल सामान्य भाषा में। श्रृंगार के पद ललितपूर्ण साहित्यिक भाषा में। अवतार कथा इतिवृत्तात्मक शैली में। दृष्टिकोट के पद क्लिष्ट अलंकृत ब्रजभाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा में है? तो कवितावली। तुलसीदास की कौन सी कृति ब्रजभाषा में नहीं है? रामांग प्रश्न। निम्नलिखित में से एक भक्त कवि संगीतज्ञ शस्त्रज्ञ और रीत तत्वों का ज्ञाता है? तो नंददास। निम्नलिखित में से किस वर्ग द्वारा ब्रजभाषा का अहित हुआ है? तो रीतकालीन कवियों द्वारा। हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को ब्रजभाषा प्रौढ़ काल कहा गया है? तो पूर्व मध्यकाल। सूर सागर का शिथिल और निरस अंश है तो भगवत पुराण की कथाएं। 19वीं सदी के अंत तक काव्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस बोली का एकमात्र राज्य रहा है? तो ब्रजभाषा। किर्ण काव्य में ब्रजभाषा के 2 प्रधान रस निम्नलिखित में से कौन है? तो वात्सल और श्रृंगार। ब्रजभाषा का वह कवि जिसने कृष्ण लीला की अपेक्षा कृष्ण प्रेम स्वरूप का चित्रण किया है? तो मीरा। ब्रजभाषा का वह कवि जो किसी मतवाद से संबंधित नहीं है वह है मीरा। नंददास के काव्य में निम्नलिखित में से किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार की।
चमत्कारी भाषा का प्रथम कवि कौन है? तो केशव। निम्नलिखित में से किसके काव्य में व्यर्थ का शब्दाडंबर और वाग्जाल नहीं है? श्रीपति। राधा सुधा शतक किसकी रचना है? तो श्री हठी जी। किसकी भाषा में ब्रज भाषा बुंदेली और अवधी का मिश्रण है? लाल कवि। काव्य के रूप में ब्रज भाषा प्रयोग की शास्त्रीय व्याख्या किसने की है? भिखारी दास ने। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय आप निम्नलिखित में से किसे देंगे? है तो जॉन गिलक्राइस्ट को। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? तो लल्लू जी लाल। हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक देसी भाषा के रूप में सबसे पहले किसने स्वीकार किया है? तो विलियम प्राइस। मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? तो एथरगटन। मानक हिंदी की आधार बोली है कौरवी। मानक हिंदी की आधार बोली के परसर्ग को, नु, ते, से, ती आदि रूपों को आदर्श भाषा में स्वीकृत किया गया है। कौरवी में कर्म और संपादन कारक के लिए 5 परसर्ग को, कु, नु, ने, के है, जबकि मानक हिंदी में इनकी संख्या है 2। आधार बोली के करुण और अपादान कारक के लिए 4 परसर्ग ते, से, ती में से मानक हिंदी में किसे अपनाया गया है? तो से। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है तो है सरल, जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं। वस्तुतः वह है मानक भाषा। मानक भाषा राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है क्योंकि वह भाषाई एकता द्वारा वैचारिक एकता स्थापित करने में सक्षम होती है। भाषा के मानकीकरण का अर्थ है एक रूपता लाना। जीवंत भाषा में मानकीकरण की प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती। किसी भी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया कितने चरण पूर्ण होती है? तो 4। मानक भाषा का प्रसार आसानी से हो सकता है क्योंकि वे सहज और सरल होती हैं। मानकता के आधार पर भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें समानता या एकरूपता का निर्वाह भली भांति हो सकता है। 18 प्रश्न है। भाषा के विभिन्न स्तरों पर एकरूपता लाने के कार्य को कहते हैं मानकीकरण। हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले प्रथम रचनाकार हैं छत्रधारी सिंह। 19वीं शती के अंतिम चरण में हिंदी वर्तनी का विचार करने वाला विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास। भारतेंद्र हरिश्चंद्र तथा राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने अपनी रचनाओं में कारक चिन्हों को कैसे लिखा है? तो अलग करके। सन 1888 में हिंदी बंगवासी के संपादक ने अपने पत्र में कारक चिन्हों को मिलाकर लिखना उचित ठहराया तो इसका प्रखर विरोध निम्नलिखित में से किसने किया है? तो अंबिका दत्त व्यास ने। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है। गैर सरकारी स्तर पर हिंदी के मानकीकरण में किसका योगदान रहा है? तो सिनेमा, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन सभी का। विदेशी शब्दों को उनके मूल रूप में अपनाए जाने से उसका उच्चारण वर्तनी आदि निम्नलिखित में से कैसा हो जाएगा? तो हिंदी के अनुरूप। नागरी लिपि और अंकों में एकरूपता लाने हेतु उपयोगी सुझाव प्रसारित करने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार। मानक हिंदी में सर्वनाम के साथ परसर्ग को लिखते हैं सटाकर। कैसे लिखते हैं? तो सटाकर लिखते हैं। निम्नलिखित संस्कृत पद्धति के अनुसार पुल्लिंग शब्द अग्नि, आत्मा, मृत्यु, वायु आदि मानक हिंदी के मान्य है। तो स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग संबोधन में संस्कृत की तरह प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे शकुंतले, सीते, राधिके आदि शब्द मानक हिंदी में है तो अमान्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक नहीं है? इनने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है? डिबिया। मानक शब्द पहचानिए सचिव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमानक है? तो प्रधानाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है? गुहार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है? खुराक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मानक है? जबान। निम्नलिखित में से अमानक शब्द है मंडल। निम्नलिखित में से मानक शब्द है गुंजाइश। पुरानी टंकण
मशीनों की सीमाओं के कारण निम्नलिखित में से किस वर्तनी को मानक माना गया है? तो बुद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शब्द का मानक अर्थ है विभिन्न देशों के भीतर। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी मानक है? छह। मानक वर्तनी है द्वितीय। मानक वर्तनी है पाठशालाओं, है ना। निम्नलिखित वर्तनी पुस्तकों का सही अनुक्रम है लेखनी, अच्छी हिंदी, वर्ण विन्यास की समस्या और हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले किसने उठाया है? सन 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर है। तो हरदेव बाहरी वर्ण विन्यास की समस्या, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हिंदी शब्द भंडार का स्पष्टीकरण, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा देवनागरी लिपि चिन्हों की एक रूपता, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा हिंदी व्याकरण। 50 प्रश्न। मानक हिंदी में सर्वाधिक आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तो 5। मानक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। भाववाचक संज्ञा है चतुराई। लिंग, वचन और कारक को निम्नलिखित में से किसकी कोटियाँ कहा जाता है? तो संज्ञा के। मानक हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, जिसकी, उसकी, जो, सो आदि सर्वनाम है संबंधवाचक। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तू, तुम, आप पुरुषवाचक, कौन, क्या, कहाँ प्रश्नवाचक है, यह, वह, ए, वे निश्चयवाचक, यह, वह, ए, वे निश्चयवाचक है। जो, सो, जिसकी, उसकी संबंधवाचक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, से के द्वारा। नेक्स्ट है अपादान से संबंध में पर अधिकरण का के, की, रारे, री संबोधन ए, हे, आजी आदि। नेक्स्ट है गुणवाचक क्या है? स्वस्थ, सुंदर, दयालु। परिणामवाचक थोड़ा, बहुत, कुछ। संख्यावाचक इकहरा, दोहरा। सर्वनामिक यह, वह, उस, इस। 63। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो पिता ने पुत्र को बुलाया। क्रियाओं के अन्य कितने भेद हैं? तो 4। अविकारी शब्दों में पर्यायवाची है तो अव्यय। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो है 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय जो क्रिया या संज्ञा के विशेषता न बताकर शब्द, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। मैं राहुल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में प्रयुक्त है शब्द कौन सा अव्यय है? तो संबंध बोधक अव्यय है। सही सुमेलित कीजिए। लेखनियम छत्रधारी सिंह। अच्छी हिंदी रामचंद्र वर्मा। हिंदी में वर्ण विन्यास की समस्या डॉक्टर हरदेव बाहरी। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी। नेक्स्ट है हिंदी की उपभाषाओं की सही संख्या है 5। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं कौरवी, ब्रज, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वह बोली कौन सी है जो मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद के आसपास बोली जाती है? दक्षिणी। हरियाणी, कौरवी और दक्षिणी बोलियां हैं आकार बहुला है। हरियाणी, कौरवी और दक्षिणी बोलियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक है? पंजाबी। बुंदेली किस बोली की उपबोली है? ब्रज है। सही सुमेलित कीजिए। तो है अवधी पूर्वी हिंदी है, ब्रज पश्चिमी हिंदी है और कुमायूनी पहाड़ी हिंदी है, मगही बिहारी हिंदी है। अर्धमगधी अवभ्रंश से विकसित बोलियां हैं तो अवधी, बघेली और
छत्तीसगढ़ी। उत्तर कोशल की बोली है अवधी, दक्षिण कोशल की बोली है छत्तीसगढ़ी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मारवाड़ी। गियर्सन ने किस बोली को बांगरू कहा है? तो हरियाणी। निम्नलिखित में से किस बोली को जाटू कहते हैं? तो हरियाणी। इसुरी के फाग की बोली है बुंदेली। बनाफरी उपबोली का संबंध है बुंदेली से। पंचाली किस बोली का पर्याय है? कन्नौजी। निम्नलिखित में से किस जनपद में कन्नौजी नहीं बोली जाती है? तो सीतापुर। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो वाराणसी में। हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? 18। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? तो राहुल संकृत्यायन ने। किसने कहा है? राहुल संकृत्यायन ने। खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? तो सुनीत कुमार चटर्जी ने। डॉक्टर गियर्सन ने किस बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है? तो खड़ी बोली। खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी सबसे पहले किसने कहा है? तो महामति प्राणनाथ ने। सन 1984 से 49 में भारत की 14 भाषाओं में से किस बोली को स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदुस्तानी को। ब्रज भाषा की सबसे पुरानी ज्ञात कृत निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रद्युम्न चरित्र। निम्नलिखित में से कौन सी बोली ब्रज भाषा से संबंधित नहीं है? मैथिली। जादो बाटी क्या है? ब्रज भाषा की एक उपबोली। नैनीताल जनपद की भुक्सा निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है? तो ब्रज भाषा की। दिव्य व्यंजनों का अधिक प्रयोग होता है कौरवी में। महाराज विश्वनाथ सिंह कृत परम धर्म निर्णय निम्नलिखित में से किस बोली में है? तो बघेली। ललिका गजब के दिहिस वाक्य किस बोली का है? तो अवधी। अवधी बोली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बघेली में ना का अड़ा मिलता है। निम्नलिखित में को उनकी बोली से सुमिलित करते हुए कि दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। मेरे को घर जाने को दिल बोल रहा है, तो ये है मैथिली। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबै, भोजपुरी। हमारी छाती पर दंड करे राजा प्रजा और सहचोर, यह है अवधी का है ना। ओको बड़ो छोरो खेत में थे, मालवी है। सही सुमिलित कीजिए। तो कहवा जात बाटे, भोजपुरी। एक आदमी के दूगो बेटवा हलथिन, ये है कौरवी। नेक्स्ट है धोती ठाला बेटा, कौरवी है। मेला में बहुत आदमी रहे, तो अवधी है। रही। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए, है ना। तो उत्तर दीजिए। नेक्स्ट पहले है क्या कि काका के ढोरे जातू और वा से कहूँ गो, ब्रज भाषा है। आपन भाषा के पास जादू और ऊ का बोलो, गढ़वाली। बाब के वा जाऊं और ओको कूगा, मालवी है। मैं उठ के बाप के तीर जात हूँ और उनसे कहो, कन्नौजी है। हड़ौती कहाँ बोली जाती है? बूंदी और कोटा में। दांतन तरे उंगली दबाई लई, ब्रज भाषा। मुसीबत माँ क्यों काहू नहीं होत, मालवी। हमरा के तनी में दूध पियाद, भोजपुरी। कड़ी को लड़को थारे पीछे सु आवे, मालवी, है ना। कौन जावे, हरियाणवी। हमें थोरो दूध पियाई देव, कन्नौजी। तोहका का बताई, बघेली। बैसल नाही जाई छा, कुमायूनी, है ना, कुमायूनी। जसमति हर पलने झुलावे, ब्रज भाषा। अच्छा, ये निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधी की नहीं? विनय पत्रिका अवधी की नहीं है, जबकि रामचरितमानस, पद्मावत और चंद्रयान अवधी की है। सुमेलित कीजिए। जसुमत हर पलने झुलावे, ब्रज भाषा है। तज पुंज लघु बयस सुहावा,
हाँ अरे सॉरी, जसुमति हरि परने झुलावे ब्रजभाषा है। तहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु पयस सुहावा, यह है अवधि की है। अतिरंग स्वामी सुमिल रति, बेटी राजा भोज की डिंगल है। दखन है नगीना, अंगूठी है नंग, अंगूठी को हरकत नगीना है नग, है ये है दक्षिणी हिंदी का है। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित कीजिए, क्या सही सुमेलित कीजिए। का पूछहूँ तुम धात निबोही, जो गुर कीन अंतरपट ओही, ये है उसकी छोटी सॉरी किसमें, हाँ अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है, तो अवधी भाषा है। ढोला मरिया और ढिल्लिमह मुच्छू मेछ शरीर भी वन है, ये अपभ्रंश है। जो मांगो सो देव मनोहर, यही बातें तेरी खोटी, तो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है उसकी चोटी सटकाई लख नागिन, अपनी केचुली छोड़ सटक गई, तो ये है खड़ी बोली। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, तो मैथिली। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो मेरठ में। निम्नलिखित बोलियों को उनसे सुमेलित कीजिए उनके क्षेत्र से। बांगरू रोहतक, भोजपुरी छपरा, कुमायूनी अल्मोड़ा, खड़ी बोली मेरठ। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है, तो प्रेम सागर में। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बघेली। ये मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो मगधी, मगधी अपभ्रंश से माना जाता है। झांसी, बुंदेली, रोहतक हरियाणवी, और सीतापुर अवधी, बलिया भोजपुरी। मधुबनी मैथिली, नैनीताल कुमायूनी, भीलवाड़ा मेवाड़ी, झालवाड़ा हड़ौती, है ना। कट्ठा इकट्ठा कौरवी है। इलाका है छत्तीसगढ़ी। भूख के यानी भूख मारवाड़ी में। देशवा देश भोजपुरी में। मैंने भी बाजार चल रहा है, मैंने भी बाजार चल रहा है बांगरू। गधा धोइबे तय बछड़ा नहीं होए जात, ब्रजभाषा। हमार रुपया दई देव, नहीं तो मारिब, अवधि। थारा पिता काहे रहवे और काय काम करे छे, जयपुरी। इंदौर मालवी, हमीरपुर बुंदेली, हरदोई कन्नौजी, पिथौरागढ़ कुमायूनी। नेक्स्ट है हम द मिलदा जुलदा रांदा छाया, गढ़वाली। हम जाने छलहूँ कि तू बड़ा पाजी निकरब्बे, ये है मैथिली। तेरा मुरझाइल फूल न लय के चाही, मगही। सूधो चले जाऊँ नहीं तो पिटिहाँ, कन्नौजी। गढ़वाली टिहरी। कुमायूनी बागेश्वर, कुमायूनी बागेश्वर। अवधी अयोध्या, भोजपुरी वाराणसी। मुल्ला वजही निम्नलिखित में से किस बोली के कवि हैं, दक्षिणी। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का साहित्य दक्षिणी में नहीं है, तो अब्दुल रहीम खान खाना। दक्षिणी बोली के सर्वाधिक निकट है कौरवी। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, पंक्ति किसकी है, तो सरफुद्दीन बू अली कलंदर। नेक्स्ट है शबरस किसकी रचना है, मुल्ला वजही की। उर्दू साहित्य की प्रथम रचना है, तो मुल्ला वजही कृत शबरस। मुल्ला वजही कृत शबरस में गद्य है, तो ललित। दक्षिणी की प्राचीनतम रचना है, तो गेसुतराज का मिराजुल आशकीन। दक्षिणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दक्षिणी गद्य अधिकतर सूफी और इस्लामी फ़कीरों द्वारा लिखा
गया। आएऊ ब्रज, आएऊ अपभ्रंश, आइल भोजपुरी, आवा अवधि, आयो ब्रज, आयो ब्रज, आयो ब्रज। नेक्स्ट है, भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है तो ललित विस्तार। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है तो है खरोष्टी। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है तो आर्मेयिक लिपि से। ब्राह्मी लिपि को किसने डिसाइफर किया था तो प्रिंसेप ने। भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईसा पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि बनाई। यह कथा निम्नलिखित में से किसका है तो बूलर का। निम्नलिखित लिपियों पर विचार कीजिए, है ना। तो पहले ब्राह्मी आई, फिर खरोष्टी आई, फिर ग्रीक, फिर आर्मेयिक, है ना। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां हैं तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मेयिक चारों हैं। प्राचीन देवनागरी का विकास किससे हुआ है तो कुटिल लिपि से। लिपि के अर्थ में नागरी अथवा देवनागरी का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है 8वीं शती के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में। देवनागरी में मुद्रित सबसे पहली पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है तो चाइना इलेस्ट्रेटा। भारत में नागरी के अक्षर टाइप बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसका है चार्ल्स विलिंग्स तथा पंचानन को। बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है तो भूदेव मुखोपाध्याय। ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि है तो देवनागरी। देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक। देवनागरी ने विराम चिन्ह किससे ग्रहण किया है तो रोमन से। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इसमें अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए लिपि चिन्ह है। देवनागरी व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के हैं तो 6। 12 खड़ी किसे कहते हैं तो व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, अनुस्वार और विसर्ग मिलाकर लिखना। अंतस्थ व्यंजनों का सही संख्या है तो 4। हिंदी वर्णमाला में घोष वर्णों की संख्या है 31। देवनागरी में कितने अघोष वर्ण हैं 13। जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे क्या कहते हैं तो वृद्धाक्षर। मुक्ताक्षर कहते हैं जिस शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। नासिक व्यंजनों का एक अन्य नाम भी है तो पंचामक्षर। देवनागर पत्र का संपादक कौन है तो जस्टिस शारदा चरण मिश्र। जस्टिस शारदा चरण मिश्र। एक आदर्श लिपि का सबसे बड़ा दोष है एक ही संकेत से अनेक ध्वनियों की अभिव्यक्ति और एक ध्वनि के लिए एकाधिक संकेतों का प्रयोग। देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया है तो महादेव गोविंद रनाडे ने। निम्नलिखित में किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की है तो अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रखा था डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने। निम्नलिखित में से किसे आ के आधार पर स्वरों का लेखन जी जी ऊ ए ओ औ का सुझाव दिया है तो महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने। सावरकर बंधुओं की 12 खड़ी का प्रयोग किस समाचार पत्र में होता है तो हरिजन सेवक। एक लिपि का विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है तो शारदा चरण मिश्र। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है तो 1893। सेवाग्राम लिपि का संबंध किससे है तो महात्मा गांधी से। लोक नागरी लिपि निम्नलिखित में से किसकी है आचार्य विनोबा भावे। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिपि समिति का गठन कब किया है तो 1945 में। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे तो बाबू राधाकृष्ण दास। सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन महात्मा गांधी के सभापतित्व में निम्नलिखित में से
किसके गठन किया गया है? तो नागरी लिपि सुधार समिति का। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक हैं काका कालेलकर। नागरी प्रचारणी सभा का मूल उद्देश्य था हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना कब किया है? तो 1947 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश सरकार की देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। देवनागरी लिपि सुधार के संबंध में नरेंद्र देव समिति का कौन सा कथन असत्य है? अनुस्वार के स्थान पर पंचाक्षर का ही प्रयोग किया गया है। नागरी अंकों का विकास हुआ है ब्राह्मी से। ब्राह्मी अंकों के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं तो 500 ईसा पूर्व अशोक के शिलालेखों में। देवनागरी का मानकीकरण किसने किया है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार ने। देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ है? तो 1966 ईस्वी में। संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ण में हलंत लगाना आवश्यक है ना? तो ठा। किस वर्ण में हलंत लगाना आवश्यक है? तो ठा में। नेक्स्ट है देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। किसने कहा है? तो राहुल संकेतियायन ने। संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं। किसने कहा है? तो पिटमैन ने। समस्त भारत के लिए एक भाषा एक लिपि की नितांत आवश्यकता है। देवनागरी लिपि देश भर में प्रचलित और वैज्ञानिक है, इसलिए इसे देश भर की भाषाओं की लिपि के रूप में मान्य किया जा सकता है। किसने कहा है? तो वी कृष्णाचारी अय्यर ने। किसने कहा है? वी कृष्णाचारी अय्यर ने। नेक्स्ट है पुनर्जागरण आंदोलन और हिंदी साहित्य के विकास में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रयोग किस संस्था का रहा है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय समाज सुधार परिषद महागोविंद देव रानडे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय। सातवां क्वेश्चन देखते हैं अब। कौन सा क्वेश्चन? तो सातवां क्वेश्चन। हिंदी के प्रचार कार्य में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो बाइबिल का अनुवाद। हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचना है तो चंद छंद वर्णन की महिमा। अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करने वाले महानुभाव हैं तो जॉन गिलक्राइस्ट। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिस्ट्री शब्द प्रचलित करने का श्रेय है तो विलियम प्राइस। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? तो लॉर्ड मैकाले। अदालती भाषा के संबंध में इश्तिहारनामा कब प्रकाशित? अदालती भाषा के संबंध में इश्तिहारनामा कब प्रकाशित हुआ है? तो 1836 में। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की राजभाषा उर्दू कब घोषित हुई है? तो 1844 ईस्वी में। सही सम्मिलित कीजिए। उदंत मार्तंड जुगल किशोर। बनारस अखबार सितारे हिंद। बुद्धि प्रकाश सदा सुखलाल। सुधाकर तारामोहन मित्र। बाइबिल का अनुवाद 17। बाइबिल का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो विलियम कैरे ने। हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा है? तो दयानंद सरस्वती ने। दक्षिण का टंडन निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? तो मोटूर सत्यनारायण। निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सही उत्तर चुनिए। यशपाल गुजरात का है और डॉक्टर भास्कर नायर केरल के हैं। नेक्स्ट है गजानन माधव मुथुबोध महाराष्ट्र। मोटूर सत्यनारायण आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह हिंदी साहित्यकार जो पंजाब का निवासी नहीं है? फणीश्वर नाथ रेणु। यशपाल उपेंद्र नाथ अश्क और सद्दाराम फुलौरी पंजाब के निवासी हैं। भारत में हिंदी का छापखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ है? तो कोलकाता में। दूर दूर तक हिंदी का प्रचार करने वाले धार्मिक संप्रदाय हैं
विट्ठल वारकरी और महानुभाव। ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र था तो श्री रामपुर। सत्य प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है तो दयानंद सरस्वती। हिंदी प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय है दयानंद सरस्वती। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य को अग्रसर करने वाले सर्वप्रमुख महानुभाव कौन है महात्मा गांधी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के संस्थापक थे महात्मा गांधी। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही उत्तर चुनिए। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन है नवीन चंद्र राय। राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन के प्रयत्नों से कौन सी संस्था स्थापित हुई है तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। हिंदी उदाहरणी प्रतिनिधि सभा प्रयाग, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली, हिंदी विद्यापीठ मुंबई। नेक्स्ट है दक्षिण भाषा 34 प्रश्न है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की शाखाएं निम्नलिखित में से किन राज्यों में खुली हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। वर्धा और चेन्नई में राष्ट्रभाषा प्रचार की समितियां किसकी प्रेरणा से स्थापित हुई हैं? तो महात्मा गांधी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, विशाल भारत रामानंद चट्टोपाध्याय, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, जन नवजीवन महात्मा गांधी। नेहरू रिपोर्ट में किस भाषा को सर्वमान्य घोषित किया गया है? हिंदुस्तानी को। हिंदी का प्रहरी किसे कहा गया है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? 1910 में। सन 1893 में हिंदी प्रचार के निमित्त सर्वाधिक सशक्त सभा की स्थापना की गई थी। उस सभा का नाम है नागरिक प्रचारिणी सभा। चेन्नई के विद्यालयों में हिंदी शिक्षा की अनिवार्यता किसके प्रयत्नों का परिणाम है? तो श्री राजगोपालाचारी। हिंदी को हिंदुस्तान की महाभाषा किसने कहा है? टॉमस रोबके। भाषा संवर्धनी सभा का संस्थापक कौन है? बाबू तोताराम। किसी दक्षिण भारतीय ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानना चाहिए जिसने हिंदी में कोई लिखित या मौखिक परीक्षा पास न की हो। यह कथन निम्नलिखित में किसका है? टी विजय राघवाचार्य। अभ्युदय पंडित मदन मोहन मालवीय। संघर्ष आचार्य नरेंद्र देव। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। मतवाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्य रूप से किसने किया? सद्दाराम फुलौरी ने। इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है किसका कथन है? तो राजा राममोहन राय। आर्य समाज के किस नियम के अनुसार आर्य समाजी को हिंदी पढ़ना अनिवार्य है? 5वें नियम के अनुसार। हिंदी का प्रचारक बनकर दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार करने वाले महानुभाव हैं तो काका कालेलकर और मोटूर सत्यनारायण। मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का। मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आज कल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी में लिया जाएगा। यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में किसका है? एनी बेसेंट का। हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिससे सामूहिक मन क्षेत्र वृत्त से उठकर ही हम कर सकते हैं जन राष्ट्र संगठन। उपर्युक्त पंक्तियों का रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत।
फिजी का सूचना विभाग निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन करता है? तो शंख है। फिजी का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? तो जोगिंदर सिंह कंवल को। ठीक, जोगिंदर सिंह कंवल को। नेक्स्ट है अशोक। अशोक के समय में राजभाषा थी पाली। मुस्लिम शासन में मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक निम्नलिखित में से कौन सी भाषा थी? तो हिंदी। अकबर के गृह मंत्री टोडरमल के आदेश से निम्नलिखित में से किस भाषा को राजभाषा पद मिला है? तो फारसी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा है? तो 1833 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा बनाने का श्रेय किसको? लॉर्ड मैकाले। उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी, यह कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। संविधान की धारा 120 के अनुसार यथास्थित लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? तो मातृभाषा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि की घोषणा की गई है? तो अनुच्छेद 343। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो 344। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ है? तो 7 जून 1555 को। राजभाषा आयोग की सिफारिश की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार एक समिति का गठन किया, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच के लिए समिति की कितनी बैठकें हुई थी? तो 26। राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई? तो 15 जुलाई 1955 को। राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो 5 जून 1958 को। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे। संविधान का अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है? तो राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक या हिंदी को अंगीकृत करने में। एक राज्य तथा दूसरे राज्य में मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। इसका उल्लेख है तो अनुच्छेद 346 में। संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लिखित है किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 348। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ होंगी अंग्रेजी में। भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 349। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है? अनुच्छेद 350। संविधान के अनुच्छेद 350 का में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख हुआ है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 350 खा। वर्तमान में संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22। निम्नलिखित में कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो मगही है ना। निम्नलिखित में किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तमिलनाडु। संविधान के अनुच्छेद 351 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? हिंदी भाषा के विकास के निर्देश।
मुंशी अयंगार फार्मूले से विख्यात अनुच्छेद है। तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक 24 अप्रैल 1960 में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है। हिंदी साहित्य की नव रचित उत्कृष्ट कृतियों को पुरस्कृत करना। संविधान के 58वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा संविधान के हिंदी रूपांतरण को वैज्ञानिक मान्यता प्रदान की गई। राज्य भाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 25 अप्रैल व 7 मई 1963 को। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया? तो 1967 ईस्वी में। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश भाषा के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया। ये वर्ग हैं का, खा और गा। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों का जवाब देना होगा हिंदी में, है ना। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी आवेदन पत्र या अपील में आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में है तो उस पत्र का उत्तर किस भाषा में दिया जाएगा? केवल हिंदी में। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कार्यकर्ता को पत्रादि अंग्रेजी में भेजने का निर्देश है? तो खा वर्ग। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार खा वर्ग के कार्यालयों में पत्र व्यवहार संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो किसी भी पत्र का अंग्रेजी अनुवाद न भेजा जाए। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किस वर्ग के कार्यालयों को हिंदी में ही पत्र भेजे जाएं? यदि परिस्थिति वश अंग्रेजी में पत्र भेजना आवश्यक हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। वर्ग का अंग्रेजी अनुवाद ब्यूरो संबंधित है तो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। केंद्रीय हिंदी समिति के पदेन अध्यक्ष हैं तो प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में का क्षेत्र का राज्य है? तो दिल्ली। भारत की राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सीखने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हिंदी शिक्षण योजना। निम्नलिखित में कौन सा नगर खा क्षेत्र में है? तो अहमदाबाद। अष्टम सूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए निजी बिल किसने प्रस्तुत किया है? तो फ्रैंक एंथनी ने। राजभाषा नीति संबंधी राष्ट्रपति का पहला आदेश कब जारी हुआ है? तो 27 मई 1952 को। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधु को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 21वां। संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अष्टम सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को सम्मिलित किया गया? तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया है? तो है 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।